तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं महेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों गैसियस स्टेट के इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। क्या? मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। अब इसके पढ़ने से पहले हम लोग याद करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। उसके पोस्टुलेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। और वे एक दूसरे के साथ रैंडमली कोलाइड भी करते हैं, जिसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि जो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी होंगे वो अलग अलग होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इनका जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्या होता है? इनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, जिसके कारण इनका नेट एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होता है। लेकिन हाँ, इनका जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म जरूर होता है, जिसके आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो प्रत्येक गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा, चेंज होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रत्येक गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। उनका जो वेलोसिटी होगा सबका अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि क्या कहता है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ठीक है। क्या कहता है कि एज मेंशन्ड अर्लियर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसा कि पहले ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यह मेंशन कर दिया गया है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ ए गैस डू नॉट हैव द सेम वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि एक दिए गए सैंपल में जो गैस के सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो वेलोसिटी हैं वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विथ वन अनदर फ्रीक्वेंटली। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, वो भी फ्रीक्वेंटली। कहने का मतलब है कि रैंडम मैनर में कभी भी किसी के साथ कोलाइड करते हैं एंड हैंस देयर वेलोसिटीज कीप ऑन चेंजिंग। इसके कारण क्या होता है कि जो उनका वेलोसिटी होता है वो परस्पर चेंज होते रहता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन डिफरेंट पॉसिबल वेलोसिटीज वाज worked out by Maxwell's by applying probability distribution। अब क्या कहता है कि चूँकि सभी गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो सभी मॉलिक्यूल्स में उनका जो वेलोसिटी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैक्सवेल्स ने क्या किया है कि इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ को खोज निकाला है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन जो है, प्रोबेबिलिटी लॉ को लगाकर जो है इन्होंने एक इक्वेशन निकाला जो दिखाता है ही शोड दैट the distribution of molecular velocity is given by this expression। यानी कि इन्होंने ये दिखाया कि जो वेलोसिटी होते हैं, जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होते हैं और सभी मॉलिक्यूल्स के, वो इस एक्सप्रेशन के द्वारा जो है वो प्रूफ किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है उनके डिस्ट्रीब्यूशंस को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है डी एन यू बाई एन
क्या कहता है डी, ये जो एक्सप्रेशन है जो कि मैक्सवेल के द्वारा खोज निकाला गया है, और उन्होंने इसके लिए क्या लगाया है, अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी लॉ को जो है लगाया, और इस जो डिस्ट्रीब्यूशन को, इस एक्सप्रेशन को जो है उन्होंने खोज निकाला। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि dnu/n इक्वल टू 4 m/2 RT होल का पावर 3/2, यहाँ पर e⁻⁻m u² RT एंड ब्रैकेट जो है और u² dc। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ये जो है वो मैक्सवेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है एक्सप्रेशन बनाया गया, किसके द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा। ठीक है, अब जहाँ पे क्या कहता है वेयर dnu, यानी कि जो dnu है वो क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो dnu है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ ए टोटल ऑफ n मॉलिक्यूल्स, यानी कि टोटल ऑफ n मॉलिक्यूल्स में जो dnu क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन u एंड u प्लस du, जिसका वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में होगा। और यहाँ पर जो m है इज द मोलर मास ऑफ द गैस, m जो क्या है वो मोलर मास ऑफ द गैस है, और T इज द टेम्परेचर, और T क्या है, टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट स्केल, वो भी एब्सोल्यूट स्केल पर। अब क्या कहता है कि द रेशियो dnu/n evidently gives the fraction of the total number of molecules। ये जो dnu/n है वो क्या होता है कि फ्रैक्शन देता है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, हैविंग वेलोसिटी, जो जिसका वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब आगे क्या कहता है कि डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1/du वी गेट। अब इक्वेशन 1 के दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, du से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 के बोथ साइड यानी कि दोनों साइड du से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं। अब ये 1/, को हमने लिखा है साइड में, ठीक है, dnu, और इसको हमने डिवाइड कर दिया du से, बराबर p। ठीक है, ये p क्या है, ये p जो है सो प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, इक्वल टू 4 ब्रैकेट m/2 RT ब्रैकेट होल का पावर 3/2 और e⁻m u², सॉरी u², और यहाँ पर भी u² है, u²/2 RT और ब्रैकेट का u²। यहाँ अगर du से, यहाँ फिर भी du है, यहाँ पर अगर du से डिवाइड करेंगे तो ये du से du कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ठीक है, वेयर क्या कहता है, वेयर P gives the probability of finding molecules having the velocity u, यानी कि जो यहाँ पर जो P है वो क्या करता है, probability of finding molecules कहता है। ये क्या करता है, ये P जो है वो हमें देता है क्या, probability of finding molecules having the velocity u, जिसका velocity u होता है। एंड यही हमारा क्या है, दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन फॉर द मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। और यही हमारा एक्सप्रेशन, यही हमारा इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारे साथियों मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पर समझा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या था कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते थे तो वो रैंडम मोशन में होते थे और वो कोलाइड भी रैंडमली एक दूसरे के साथ करते थे। तो जिस कारण उनका जो वेलोसिटी है, जो उनका वेलोसिटी है सबका अलग अलग होता है। तो अलग अलग होने के कारण उनका जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन था वो ज़रूरी हो गया था। तो इसी कारण जो मैक्सवेल साहब ने क्या किया,
उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाला, जिसे हम लोग यहाँ पर पढ़े। ठीक है, तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, इसके आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, तब तक आप इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अभी जो हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बताया, उसका ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। अभी जो मैंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बताया, उसका ग्राफ यहाँ पर मैंने प्लॉट कर रखा है। तो आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने वेलोसिटी को रखा, ये इधर इस साइड वेलोसिटी को रखा गया है, और इस साइड जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इस साइड वेलोसिटी को रखा गया और इस साइड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रखा गया। ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कौन सा वेलोसिटी होगा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अल्फा 1, ये अल्फा 2 और ये अल्फा 3। ठीक है, और इधर से अगर देखें तो ये फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2 और फ्रैक्शन 3। और इसकी बात करें कर्व का, तो ये जो कर्व है वो टेम्परेचर को डिनोट करता है। तो ये कर्व टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 3 के लिए, कर्व 1 के लिए टेम्परेचर 1, कर्व 2 के लिए टेम्परेचर 2 और कर्व 3 के लिए टेम्परेचर 3। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो टेम्परेचर 3 होगा वो ग्रेटर देन टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 2 जो है वो ग्रेटर देन टेम्परेचर 1 का होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिएगा कि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, और एक पॉइंट तक जाने के बाद, एक पॉइंट तक इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, फिर ये यहाँ से डिक्रीज होना शुरू करता है, और ये इनफ्लेटेंट डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आए। दूसरी बात क्या है कि विद इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। दूसरी बात। तीसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है उसका ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पर वेलोसिटी को दर्शाया गया है, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को दर्शाया गया है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कह रहे हैं, और जिसको अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ये अल्फा 1, ये अल्फा 2 और ये अल्फा 3 के लिए। यहाँ पर फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2, फ्रैक्शन 3, ये कर्व 1 के लिए टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, ये जो कर्व है वो टेम्परेचर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर 3 ग्रेटर देन टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 2 ग्रेटर देन टेम्परेचर 1 है। यहाँ 3 चीज़ें हमने अभी बताया कि एक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और एक पॉइंट तक जाने के बाद क्या होता है कि इंक्रीज ना होकर फिर ये डिक्रीज होता है। ठीक है, उसी तरह से एक ये स्टार्टिंग में ये इंक्रीज होता है, फिर एक पॉइंट पर जाने तक, एक पॉइंट तक जाने तक ये क्या होता है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है वो भी इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आइए इसके कुछ कंक्लूजन और कुछ इफेक्ट हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी पर जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या कहता है, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड राइट्स। तो जो कर्व का हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या होता है, जो कर्व का जो हाईएस्ट वैल्यू है, पीक जो है, ठीक है, वो क्या होता है, वो राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि डिक्रीज होने लगता है। तो ये राइट साइड की ओर दिखाया गया। दूसरा क्या कहता है, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट्स
डाउनवर्ड एंड इज फ्लैटेंड। ये क्या होता है कि जो पिक ऑफ द कर्व यानी कर्व का जो पिक वैल्यू है वो क्या होता है, एक पॉइंट तक जाने के बाद ये फिर डाउनवर्ड यानी कि डिक्रीज होने लगता है, ये घटने लगता है। ये जो है वो राइट साइड की ओर दिखाया गया है। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है द कर्व एट हायर टेम्परेचर इज लोअर, यानी कि जब कर्व का टेम्परेचर हायर होता है तो जब टेम्परेचर हायर होता है तो जो कर्व का वैल्यू है वो लोअर होता है यानी कम। देन द कर्व एट लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम होता है तो कर्व का जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो कर्व का वैल्यू हायर होता है। जैसा कि ये लेफ्ट साइड में दिखाया गया एंड लेफ्ट साइड, बट हायर ऑन द राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट साइड दिखाया गया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर बात को समझिए क्या कहता है कि द कर्व एट हायर टेम्परेचर इज लोअर। जब टेम्परेचर जो है हाई होता है तो कर्व का वैल्यू कम होता है। देन द कर्व एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि लोअर टेम्परेचर के अपेक्षा की तुलना में, ठीक है, जो कि हमें लेफ्ट साइड देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, बट हायर ऑन द राइट साइड। तो जब हम लोग राइट साइड देखेंगे तो क्या होगा, कर्व का वैल्यू हायर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ पर बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो टेम्परेचर जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर, ये जो कर्व 1 का टेम्परेचर वो ज़्यादा है, कर्व 2 का टेम्परेचर फिर उससे कम, और कर्व 3 का टेम्परेचर फिर उससे कम। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आएंगे तो कर्व 3 का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, कर्व 2 का टेम्परेचर उससे कम, और कर्व 1 का टेम्परेचर उससे भी कम। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है कि द कर्व एट हायर टेम्परेचर इज़ लोअर, यानी कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो कर्व का वैल्यू लोअर होता है देन द कर्व एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि लोअर टेम्परेचर के तुलना में, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो दिखाया गया है, और बट हायर ऑन द राइट साइड, और राइट हैंड साइड में जो कर्व का वैल्यू है वो क्या होगा, हायर होता है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि हम लोग फॉलोइंग इम्पोर्टेंट कंक्लूजन में बी ड्रॉन फ्रॉम अबव द ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम कुछ और जो है सो पॉइंट को कुछ और कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ मतलब सिंपली कहने का मतलब है कि कुछ और भी कंक्लूजन है जो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या है, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ राइज इन द टेम्परेचर। कहने का मतलब जैसा कि हमने अभी बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो क्या कहता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल, देखिए यहाँ पर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है कि डिक्रीज होते हैं विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। हमने क्या बताया था कि जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर, तीसरी बात जो हमने बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो इसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर वेलोसिटी, तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसका वेलोसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लोअर हो जाता है। डिक्रीजेस यानी कि घटता है, घटते जाता है। वेरियास द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर वेलोसिटी इंक्रीज द टेम्परेचर कंसिडरेबली। सिंपली कहने का मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स घटता है। जब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्रैक्शन
ऑफ मॉलिक्यूल्स घटता है, इसके कारण उसका वेलोसिटी भी घटता है, ठीक है। वेरियाज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई, जब टेम्परेचर घटता है, जब टेम्परेचर क्या होता है घटता है, तो उसका क्या होता है फ्रैक्शंस बढ़ता है और उसका वेलोसिटी भी क्या होता है इंक्रीज होता है कॉन्सिडरेबली। तो ये हो गया हमारा क्या, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्या कहा गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर वेलोसिटी, तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनका वेलोसिटी लोअर हो जाता है, यानी कम हो जाता है। कहने का मतलब है डिक्रीज होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्रैक्शन घटता है, जिस कारण उसका वेलोसिटी भी घटता है। और फिर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई, अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का हाई वेलोसिटी होगा कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ये जब टेम्परेचर जो है वो क्या होता, टेम्परेचर क्या है घटेगा, तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा बढ़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। ये जो था हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।